तो बच्चे यहाँ पे आपका जो आज टॉपिक है उसमें चैप्टर 1 है आपका, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें है कि व्हाट आर द मस्कुलर चेंजेस। ठीक है, मस्कुलर चेंजेस मीन कि मसल्स के रिलेटेड कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं आपकी वाइल डीलिंग विद द ब्रीथिंग इन और आउट। तो उसका मैंने आपको बताया बच्चे कि आपका जो पोर्शन होगा ना रेस्पिरेशन वाला, ये इंस्पिरेशन, ये सारा आ जाएगा इसमें, और इस की बेस पर जो मस्कुलर चेंजेस आती हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द मस्कुलर चेंजेस वाइल ब्रीदिंग इन। तो आप लिखोगे ब्रीदिंग इन इज़ कॉल्ड एज द इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन द मस्कुलर चेंजेस जो है वो टेक्स प्लेस होती हैं, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम टेक्स प्लेस। एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ डायफ्राम जो है वो गेट्स फ्लैटन एंड बिकम्स लेस डोम लाइक शेप। पहली बात होगी, ये पहली चेंज है। दूसरी जो चेंज होगी वो कौन सी होगी कि आपके पास जो एक्सटर्नल इंटरकॉसल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल कॉसल मसल्स होती हैं, और उनकी वजह से क्या हो रहा है आपका कि रिब्स जो है, रिब केज ओवरऑल वो मूव अपवर्ड होता है, सो एक्सपेंडिंग द कैविटी इनसाइड द थोरैसिक रीजन। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों के, ये दूसरा पॉइंट था। इसके बाद आप बताएंगे कि ये दो तरह के मसल्स, एक डायफ्राम के, एक एक्सटर्नल कॉसल मसल्स और एक इंटरनल कॉसल मसल्स, ये यानी कि ओवरऑल इंटरकॉसल मसल्स एक टाइप और एक डायफ्राम, ये दो तरह के मसल्स की चेंज आता है। आप इन तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करें तो तीन तरह के मसल्स बन जाएंगे, और इन थ्री टाइप ऑफ द मसल्स का जो रेस्पॉन्स आता है ना, कॉन्सिक्वेंस आता है, वो ये होता है कि आपका थोरैसिक रीजन के अंदर क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, और यही वो बात बता रहा है आगे। कंसिक्वेंटली द प्रेशर इन थोरैसिक एंड हैंस द लंग इज़ रिड्यूस, जो कि लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो फिर जो एयर होती है वो रश करती है इनसाइड। बात समझ आ गई? अब यहाँ तक जो भी प्रोसेस हमने पढ़ा दैट इज़ द मस्कुलर चेंजेस वाइल ब्रीथिंग इन, या इंस्पायरेशनल मस्कुलर चेंजेस है। अगर हम इससे अगले स्टेप पे जाएं थोड़ा सा, तो ये पड़ा हुआ है आपका ये एक्सपायरेशन, दैट इज़ प्योरली अपोजिट है। तो इसमें मोर डोम लाइक शेप हो जाएगी, वही सारी चीज़ें जो आपने प्रीवियस में डिस्कस किए हैं उसको रिवर्स कर दो आप। ठीक है, तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। होपफुली कि बेटे आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। सही है? यस सर। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं जी? सबसे पहले तो ये मैं ऐसे ही करूँगी ना, जब मतलब मैं इनको लिख रही होंगी अपने बायो के रजिस्टर में, तो साथ में आपकी वीडियो लगा लूँगी, तो मतलब जो आपने पॉइंट्स बताए उन्हीं को इसी सेंस में बिल्कुल उसी तरह आपने एक्सप्लेन करना है बेटा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व रेस्पिरेटरी और टाइडल वॉल्यूम के दरमियान क्या डिफरेंस है? हम ज़रा, ये मेरे पास खुद भी पड़ी है, अगर उसमें से भी देख लें तो। बिल्कुल उसमें से भी देख लें, मैं आपको मार्क भी करवा देता हूँ। जब हम ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की डिस्कशन करते हैं ना बेटे, याद रहे कि जो आप एयर को इनटेक करते हैं ना, यानी कि जब आप इंस्पिरेशनल प्रोसेस होता है, तो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ इनहेल्ड और एक्सेल्ड एट रेस्ट, नॉर्मल कंडीशन में जो आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं वो टाइडल है। जैसे टाइड्स होती हैं, वेव्स हो रही होती हैं आपकी बॉडी में, एक यानी कि एयरेशन की वेव्स क्रिएट होती हैं, और उसकी वजह से जितना भी वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड आता है आइदर गोइंग आउटसाइड, उसकी एक स्पेसिफाइड अमाउंट होती है हर पर्सन के लिए। यूनिवर्सली एक जो यंग पर्सन होता है उसके अराउंड मेरे ख्याल से 5 जो है ना लीटर तक एयर आती है, उसको लीटर सेंस में भी कहें या 5 dm³ तक भी इस सेंस में कुछ होता है मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट इसका वॉल्यूम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 5 मेरे ख्याल से वेट के हवाले से 5 kg था या 5 लीटर था, यानी इस हवाले से मेजर आउट किया गया था। वो एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन के लिए जिसके लंग्स के अंदर एल्वियोलाई बहुत हेल्दी फॉर्म में हों, जिनकी एल्वियोलाई डिस्ट्रैक्टेड ना हो, जैसे एक स्मोकर होते हैं तो उनके हालात ख़राब हो सकते हैं, तो उसकी एयर कैपेसिटी कम हो सकती है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मली वो 500 ml है, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम होता है वो चेंज्ड होता है। अच्छा, अब 500 तो उसने कहा कि ये टाइडल वॉल्यूम है जो रेस्ट की कंडीशन में इन और आउट हो रहा है। बात समझ आ गई है? द अमाउंट ऑफ द एक्स्ट्रा एयर, तो टाइडल वॉल्यूम वाली चीज़ समझ नहीं आ रही। ओए उल्लू, ये बच्चा कह रहा है कि अगर आप रेस्ट में हैं ना,
आपने इनसाइड ब्रीद इन किया है, सांस लिया है, ठीक है। तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एयर आपने इनहेल की। आपने एक्सहेल किया और रेस्ट में आप पड़े हुए हैं, जैसे आप नॉर्मली सो रहे हों तो उस टाइम पे आप रेस्ट में ही होते हैं ना, तो आपकी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग हो रही होती है ना। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बता रहा है कि इनहेल्ड इन, ये देखें जो अंदर सांस लिया जाता है, और यहाँ पे देखें तो एक्सहेल्ड, व्हाट डज इट मीन कि इनमें से यहाँ पे और का सिंबल यूज़ किया गया है, मतलब क्या है, कोई एक चीज़ ये, यानी आइदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनहेल्ड वॉल्यूम और द एक्सहेल्ड वॉल्यूम, जितना भी होगा उसको हम टाइडल वॉल्यूम बेटा कहेंगे, याद रहेगा। यस, एट रेस्ट। हाँ, रेस्ट की कंडीशन में ज़ाहिर है आप वर्कआउट करते हैं, कोई भी फिज़िकल वर्कआउट करेंगे तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा मतलब एक तरह से सफ़र करना पड़ेगा, जिसमें आपको हाईली यानी कि क्या कहेंगे अमाउंट या ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है उसको ज़रूरत होगी आपकी। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली उसने बताया है कि 500 ml है, बात समझ आ गई। अच्छा, यानी रूटीन में हम 500 का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, 500 इनसाइड लेते हैं, वही 500 हम बाहर ले रहे होते हैं नॉर्मली एट रेस्ट में। इसके बाद वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड अबव द टाइडल वॉल्यूम, यानी 500 तो आपकी रूटीन है, 500 से भी अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं किसी टाइम पे, आप 700 लेते हैं, तो ऊपर को जो 200 ml होगा, ठीक है, वो जो 200 ml होगा ड्यूरिंग अ डीप ब्रीथ इज़ कॉल्ड द इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। यानी जैसे मैं कहूँ कि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप अपनी चेयर पे बैठते हैं, यू आर गोइंग टू प्रोसेस अंडर द एक्शन ऑफ योर मेडिटेशन, और आप क्या करते हैं, एक पुरस्कून तरीके से लंबा सा सांस लेते हैं, फिर आप एक्सहेल करते हैं, तो कंप्लीट एयर इनसाइड योर लंग्स जो है वो आप कोशिश करते हैं कि उसको ड्रा आउट कर लें। तो ये जो इनहेल और एक्सहेल होता है मोर देन 500 ml जब होगा, और वो एट द प्रोसेस ऑफ यानी कि आप कहें कि डीप ब्रीथिंग होगा, तो उस टाइम पे जब आप बड़ा सा सांस लेते हैं तो आपकी डायफ्राम जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है और उससे ज़्यादा स्पेस क्रिएट होती है। जब ज़्यादा स्पेस क्रिएट होती है तो एट द एंड क्या होता है बेटे कि आपका वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब ये कितना हो सकता है, एक अंदाजे के मुताबिक दिस कैन बी एज हाई एज द 3000 ml टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन इज़ 600 ml। जैसे मैंने आपको बताया था 500 kg या ml से मुराद क्या है, आपके पास 6000 है ना, तो dm क्यूब के वाले से 1 ml इक्वल टू 1 dm क्यूब हो तो 6 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, सॉरी 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो तो 600 सेंटीमीटर क्यूब या 6 डेसीमीटर क्यूब, या जैसे मैं कहूँ कि 6 kg के इक्वल आलमोस्ट हो जाता है। तो आपको टाइडल वॉल्यूम का पता लग गया, जो रेस्ट कंडीशन में इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एरिया का वॉल्यूम होता है, और टाइडल वॉल्यूम से अबव जितनी भी एयर की अमाउंट आप एक्स्ट्रा इनटेक करते हैं या ब्रेथ आउट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी या रेस्पायरेटरी जनरल उसमें कहेंगे रिजर्व्ड वॉल्यूम, और वो 3000 ml हो सकता है। और ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स टोटल कितनी है, 600। दोनों रेस्ट में होते हैं या डीप ब्रीथ से मुराद रेस्ट में नहीं है? या डीप ब्रीथ से मुराद ये है, रेस्ट में रेस्ट और डीप ब्रीथ में फ़र्क है ना बच्चा। रेस्ट में तो आप नॉर्मल जैसे आप सो रहे हैं वो रेस्ट है, आप रेस्ट सोते हुए आप डीप ब्रीथ नहीं करते हैं। आप डीप ब्रीथ एक एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथ आप प्रॉपरली अपने अंदर यानी कि विलिंगली आप अपनी इनहेल एयर और एक्सहेल एयर को जो है ना उसको आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हो, जो कि रूटीन मैटर नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि रूटीन में हम बड़े बड़े सांस लेते हैं, नो, हम रूटीन में नॉर्मल चल रहे होते हैं। डीप ब्रीथ में आप स्पेशल एक्सरसाइज करते हो जिसमें आपने बहुत लंबे लंबे सांस लेने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द डीप ब्रीथ। वो एक्सरसाइज होती है ड्यूरिंग द मेडिटेशन हो सकती है, वाइल यू आर गोइंग टू फोकस ऑन अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ द एक्टिविटी, मेंटली तौर पर आप उस थॉट को एक फोकस्ड करते हैं तो डीप ब्रीथ करते हैं। या बाज़ दफ़ा जो कुछ अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग होते हैं वो आपको इस बात की भी तलकीन कर रहे होते हैं कि जब आप डीप ब्रीदिंग भी करें और साथ में आप अल्लाह ताला का नाम लिया करें ताकि आपकी सांसों के साथ उस रब का नाम जुड़ा रहे। तो ये एक एक्सरसाइज है, मैं आपको सिंपल बताऊँ, डीप ब्रीथ। तो उस टाइम पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है नॉर्मल रेस्ट कंडीशन से, राइट। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लेरिंक्स एंड फेरिंक्स। ठीक है, लेरिंक्स और फेरिंक्स के क्या फंक्शंस हैं, इनको डिस्क्राइब किया जाए। तो लेरिंक्स और फेरिंक्स की डिस्क्रिप्शन से पहले हम ज़रा ऊपर जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, जहाँ पे ये चीज़ें हमने पढ़ी थी।
तो उसमें बेटे आपको ये पड़ा हुआ फेरेंक्स मिल रहा है और ये है नीचे लेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या है, एक कोन शेप्ड है। ये बिल्कुल ऐसा आपने मेमोराइज कर लेना है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं सर, सिंपल यार, ये एयर पैसेज जो आपका ट्रैकिया होता है उसके ऊपर जो ढक्कन होगा या जिसमें, तो अलग से वैसे डिफरेंस के सेंस में देंगे। नहीं नहीं, इनके जो है ना फंक्शंस की बात हो वैसे रही मेरा है। आपका सवाल क्या था? ये क्वेश्चन है बेटा कि आप डिस्क्राइब करें फंक्शंस को। तो आपका जोन जेनुअनली या अच्छा कॉमन हाँ, फंक्शन जो है वो दोनों का पैसेज ऑफ एयर प्रोवाइड करना है ना। तो फेरेंक्स के यस 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, जैसे नेजोफेरेंक्स है, ओरोफेरेंक्स है और द और लैरिंगोफेरेंक्स है। लेरिंगोफेरेंक्स। लैरिंगोफेरेंक्स जो है ये कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, जस्ट लाइक एक कहें कि जैसे जोड़ किसी चीज़ को बीच 2 पाइपों और उसके दरमियान कोई जोड़ की फॉर्मेशन हो। तो वो जो जोड़ है वो बेसिकली लैरिंगोफेरेंक्स है। तो वो जो लैरिंक्स है वो उसी के साथ कनेक्टेड होता है। लैरिंक्स जो है वो आगे एक सी शेप्ड वो मस्कुलर कार्टिलेज वाली एक स्ट्रक्चर होता है जो पाइप सी ओपन फॉर्मेशन बना रहा होता है। जबकि फेरेंक्स जो है ये क्या है, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें वो जा रहा होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये उस प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी सर ये डायरेक्ट मतलब फंक्शन तो इनके आंसर मेंशन नहीं हुए, तो सर डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही होना चाहिए कि मतलब व्हाट इज लैरिंग्स एंड फेरिंग्स इस सेंस में, राइट? बच्चा लेरेंक्स और फेरेंक्स जो है ना, जब हम कहते हैं ना कि उनके फंक्शंस को तो विद इन 1 और हाफ लाइन आप ये बताओगे तो सही ना यार कि ये है क्या चीज़। हाँ नहीं, वो तो है कि वो एयर वो पैसेज अंडरस्टूड है। होगा। आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली बेटा ये बताना है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक का भी पार्ट है, एट द सेम टाइम दूसरी साइड का भी पार्ट है, जो कि थ्रू एपिग्लॉटिस चीज़ों को सेपरेट आउट करेगा। बट बिफोर गोइंग इन टू द डेप्थ अगर हम कहें तो उसको फर्दर हमने 3 सेक्शंस में क्लासीफाई किया हुआ है। अब इसका जो बेहतरीन और आसान ऑप्शन है ना, वो फेरेंक्स को भी पूरा लिख दो और लेरेंक्स को भी देख लो, दो ऑप्शन, दो लाइन्स ही हैं, ताकि मतलब वही ना, हाँ व्हाट इज फेरिंग्स एंड आप व्हाट इज इसी एंगल से लैरिंग्स। कर लें, बिल्कुल इसी। के ना वो आ जाता है अपना पूरा लैरिंग्स भी आ जाता है। हाँ लेरेंक्स और फेरेंक्स दोनों को ही वो कर लें आप, सही है। ओके, व्हाट आर द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये वैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे उसमें भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको स्पेसिफिकली भी बता देता हूँ। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेसिकली दो यानी कि आप कहें कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन होती है जिनकी ड्यूरिंग द गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस। सही है। गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ देखें आप, वो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय द ब्लड रेड ब्लड सेल्स एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यू नो वेरी वेल कि हेमोग्लोबिन जो है बेटे कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि इंसान के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कैरियर होता है स्पेशल, और उसी से हम इसकी HB भी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब आप ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं तो HB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो नॉर्मल एक यंग मेल के अंदर जो है वो 14 to 16 तक होती है, वाइल इन केस ऑफ द फीमेल वो 12 से 14 तक हद हो गई है। यानी उनमें थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ की वजह से उनके अंदर ये चीज़ें कम होती हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट करता है। अगर वही हीमोग्लोबिन आपके बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड लेके जा रहा होगा तो हम कहते हैं कि द ब्लड कंटेनिंग जो मतलब सेल्स होंगे ना, उनके पास जो केमिकल बना हुआ होगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा, जो जाके कहीं ऑक्सीजन को डिलीवर कर लेने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करेंगे और वहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के वापस आएंगे टुवर्ड द लंग्स या टुवर्ड द हार्ट आएंगे, और हार्ट फिर वहाँ से लंग्स की तरफ भेजेगा ऑक्सीजनेशन के लिए। बात समझ आ गई है? तो आप सर एक बार फिर थोड़ा सा बता दीजिए। बेटे आपने सिंपल ये बताना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड पहले तो आपने बताना है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसने पूछा है ना कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। तो आपने बताना है कि दीज आर द 2 कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बात समझ आ गई? एक लाइन में आपने जनरल बता दिया। फिर आपने लिखना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो हेडिंग देंगे आप उसमें लिखेंगे कि द ब्लड सेल्स कंटेनिंग हीमोग्लोबिन विद इन द लंग्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन
ठीक है, thus forming the compound named as oxyhemoglobin which is acting as a carrier, सही है, जो कैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है एंड फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आप कहें या ऑक्सीजन गैस के लिए, एंड डिलीवर द ऑक्सीजन टू द बॉडी पार्ट्स। अच्छा, वाइल ऑन द साइट ऑफ द यानी कि एनर्जी प्रोवाइडिंग सिस्टम, द एनर्जी ऑफ द सेल्स जो है वो सॉरी जो सेल्स जो होती हैं वो सेल कैरियर जो होते हैं वो डिलीवर कर देते हैं ऑक्सीजन एंड पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेलुलर लेवल and recombines the hemoglobin to that of the carbon dioxide, forming a compound named as the carboxyhemoglobin. So one side जो है आपके पास सेल जो फ्रेश ब्लड होगा उसकी मेकअप कर रहा है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जो एक यानी कि आप कहें कि टफ वाला ब्लड का कंडीशन चीज़ बन रही है, या उसको कहो कि फ्रेश नहीं है बल्कि यूज्ड या लेस एनर्जेटिक जो ब्लड होगा वो कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा। बात समझ आ गई है? यस। और फिर आपने इक्वेशंस लिख लेनी है, वो इक्वेशन आपने खुद बनानी है कि Hb प्लस O2 गोज़ इनटू HbO2, जैसे यहाँ पे ये लिखी पड़ी है, ये वाली, ये देखें ज़रा, बात समझ आ रही है? HbO2 प्लस 2, ओके नहीं, ये इसको देखें, इस वाले को देखें, ये वाली चीज़ को देखें, जो Hb प्लस O2 मिल रही है तो HbO2 बन रहा है 4 के साथ, सही है, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन है ये वाला। यस। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो वहाँ से तो O2 निकल आया ना, फिर जाता है वो प्रोसेस कौन से वाले में, ज़रा आगे चलते हैं, किधर क्या मैं ले जाता हूँ, इधर है आपका, लेट मी चेक, ये इसने नहीं बताया हुआ, यहीं पे होना चाहिए इसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हाँ ये बस ये ठीक है ना, यहाँ से आपका Hb जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एसिड से जो होता है ना ये रिलीज़ हो जाता है टिश्यू के अंदर और हीमोग्लोबिन एसिड बन जाता है। अब यहाँ से अगला स्टेप जो है ना वो कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन के लिए बनता है, जो कि बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चलती हुई वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे मिल रही है, ये देखो ना Hb के साथ। और उसके बाद यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाइकार्बोनेट की शक्ल में जो है वो कंबाइन करती है, यानी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जाएगी, और उसी का H पॉजिटिव जो है वो ये पिक कर रहा होता है HB वाला, या इन अदर वर्ड आप इसका जो आसान तरीका है ना मैं आपको ये व्हाट्सएप इस पे समझा देता हूँ क्या कहते हैं, बल्कि किधर गया ये मेरा है ना, इस पे एडिट कर देता हूँ, कमेंट वाले सेक्शन में हम यहाँ जाएँ, आप इसको ऐसे लिखिएगा, मैं बता देता हूँ, आप लिखोगे ब्लड सेल्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना है HB यानी हेमोग्लोबिन इसमें होता है, प्लस आपने लिखना है CO2, कंबाइन करते हैं और आगे आपने एरो बना के लिख देना है कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। बात समझ आ गई? हाँ बस ये इक्वेशन आपने इतने सिंपलेस्ट वे में लिख लेनी, हीमोग्लोबिन लिख लेना, ठीक है। बस ये आपने शॉर्ट में ऐसे एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग में आपने किसी और वे से एक्सप्लेन करना है जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट में आप इस वे से चलें आप कि अब आप हमने कितने पॉइंट्स पढ़े हैं, ज़रा इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ मैं। पहले आपने ऑक्सीहीमोग्लोबिन बताया, फिर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बताया, ऑक्सी की इक्वेशन लिखी, कार्बोक्सी की इक्वेशन लिखी, फिर आपने ये बताया कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो या एनर्जी की कैपेसिटी वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के अंदर ज़्यादा होती है बिकॉज प्रोवाइड ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है। कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो इनफैक्ट वेस्ट मटेरियल का लॉस होने वाला है। बात समझ आ गई है? जैसे यहाँ पे आप देखें ये सेल पिक कर रहे हैं फ्रॉम लंग्स, डिलीवर कर रहे हैं कहाँ पे, मॉलिक्यूल्स के अंदर, बॉडी प्लेस पे। दूसरे वाले आपने इसी पॉइंट पे, इसी एंगल में आपने लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पिक्ड फ्रॉम द लंग्स की बजाय आपने लिखना है पिक्ड फ्रॉम द सेल्स, और लंग्स के अंदर डिलीवर की जाती है। सिंपल यही मैथडोलॉजी चलेगी, ठीक है। यस ओके, इसके बाद बेटे नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि ब्रीदिंग इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। हाँ, ये हमें पता है कि हम अपना सांस नॉर्मली तौर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, इनवॉलंटरी प्रोसेस है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म्स इंस्पायरेटरी सेंटर। कुछ टर्म्स हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर एक टर्म है, दूसरी एक्सपायरेटरी सेंटर है, और तीसरा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर। ये तीन टर्म्स हैं।
ये क्या हैं बेटे? अगर हम ब्रीदिंग प्रोसेस को देखते हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल बट द पार्शियल कंट्रोल। जो पार्शियल कंट्रोल होता है बेटा, उसमें हम सांस बढ़ा भी ले सकते हैं, सांस को कुछ देर के लिए हम रोक भी सकते हैं और सांस को एक्सपेल भी कर सकते हैं, और फिर सांस की इनटेक को कुछ लम्हे के लिए रोक भी सकते हैं। मतलब हम एक्सपेल्शन को भी रोक सकते हैं, इंस्पायरेशन को भी कुछ लम्हे के लिए रोक सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये कुछ मैकेनिज़्म के थ्रू हो रहा होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द कंट्रोल सेंटर्स। उन कंट्रोल सेंटर्स में से ना जो चीज़ें होती हैं वो ज़रा हम पढ़ लेते हैं, और उसमें से सबसे पहले जो है ना ये चीज़ है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, जो है ना ये प्रोसेस है आपका। अब नॉर्मली वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट आवर breathing process and its control is involuntary. The breathing center located in the medulla of the brain carries out the involuntary action of the breathing. इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग सेंटर। उसने क्या क्या पूछी चीज़ें पूछी हैं? इंस्पायरेटरी सेंटर किसे कहते हैं? ब्रीदिंग सेंटर की नहीं बात की उसने। यहाँ पे है इंस्पायरेटरी सेंटर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। yes. ये क्या होता है? द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रीदिंग सेंटर, यानी ब्रीदिंग सेंटर का जो ऊपर हमने पढ़ा है कि जो नॉर्मली अपना आपके ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहता है, उसको ब्रीदिंग सेंटर कह रहे होते हैं ना। तो ब्रीदिंग सेंटर का एक ऐसा वेंट्रल पोर्शन, एक पोर्शन जो कि एक्ट करता है एज द इंक्रीज ऑफ रेट और डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी। अब याद रहे बेटे, देखो ब्रीदिंग प्रोसेस जो है ना ब्रीदिंग सेंटर के थ्रू होता है, और ब्रीदिंग सेंटर जो है वो दो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, इंस्पायरेशन को भी और एक्सपायरेशन को भी, एयर को। ऐसे ही है ना। तो जो इंस्पायरेशन होती है ना, इंस्पायरेटरी सेंटर उसके लिए होता है, ठीक है, और जो एक्सपायरेटरी सेंटर होता है वो एक्सपायरेशन के लिए होता है। अब इन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या हो सकता है? इंक्रीज द रेट ऑफ यानी कि इंस्पायरेशन। जैसे आप रनिंग करें और आपका सांस लेने का जो टाइम के अंदर आप 10 बार सांस ले जाएं, ये जो इंक्रीज़ इन रेट हुआ ये कौन कंट्रोल करता है? ये इंस्पायरेटरी सेंटर बता रहा होता है भाई कि अब सांस लंबी लंबी ज़्यादा लेना शुरू कर दें। ये जो प्रोसेस होता है इंस्पायरेटरी सेंटर इसको कंट्रोल करता है। और डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन कि कितनी बड़ी सांस लेनी है, छोटा सा सांस लेके जल्दी स्पीड बढ़ाई जाए, लेकिन सांस बढ़ा भी लें और उसका रेट भी बढ़ जाए, ये दोनों को कौन कंट्रोल करता है? इंस्पायरेटरी सेंटर। तो इंस्पायरेटरी का काम इंस्पायरेशन के प्रोसेस में हो गया। बात समझ आ गई? yes. दूसरा है डॉर्सल और लेटरल पोर्शन इनहिबिट द इंस्पायरेशन एंड स्टिमुलेट एक्सपायरेशन। अब जब आपने सांस बहुत बड़ा सा इनसाइड ले लिया, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी, बिकॉज कि आपने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ली है तो वो यूज़ हो गई, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी पड़ेगी। सो यू हैव टू एक्सपेल दैट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। और उसके लिए आपको जो इंस्पायरेशनल प्रोसेस होता है उसको रोकना होता है कि आपकी इंस्पायरेशन जो है वो ज़्यादा ना हो, बल्कि हम इंस्पायरेशन को थोड़ा ब्रेक लगाएं और एक्सपायर कर सकें हम अपनी एयर जो इनसाइड ऑलरेडी पहले यूज़ हो चुकी है। तो इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? ये हमें जो है ना क्या कहते हैं उसको, एक्सपायरेटरी सेंटर वो कंट्रोल करता है। याद रहेगा? yes, sir. तो ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड एंड द लास्ट वन, दो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ द पॉसिबल टू कॉन्शियसली एंड unconsciously increase or decrease in the rate or and depth of the respiratory movement। क्या मतलब है? आपके पास कॉन्शियसली उसने कहा कि हम ब्रीदिंग प्रोसेस को नहीं कर पाते, फिर उसने कहा कि इंस्पायरेटरी सेंटर कॉन्शियसली जब नहीं कर पाते तो इनकॉन्शियसली या इनवॉलंटरली इंस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है आपके इनसाइड रेट को। एक्सपायरेटरी सेंटर जो है वो एक्साइड रेट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, यानी आप अपने होश व हवास में सांस रोकें या डिफरेंट वे में, यानी आइदर यू आर अंडर द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड यू आर गोइंग टू होल्ड ऑन योर रेस्पिरेटरी प्रोसेस थोड़ी देर के लिए, तो उस टाइम पे भी ये केस हो सकता है। तो उसमें जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, बेसिकली वो क्या कर रहा है, इसकी रेट को या इसकी स्मूथनेस को मेंटेन कर रहा होता है। बात समझ आ गई? सर सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाली थोड़ी सी मुश्किल बात नहीं बेटा, सेरिब्रो कॉर्टेक्स वाली जो है ना, देखो उस केस में तो हमने प्योरली इनवॉलंटरी सेक्शन पढ़ा, उसमें वॉलंटरी रोल नहीं था पिछले इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी में।
यहाँ पे वो कह रहा है कि दोनों केस में आपके पास जो मेजरली कंट्रोल जाता है ना इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का, वो किसके पास जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास। इसलिए उसने आगे लिखा हुआ भी है कि अ पर्सन में स्टॉप द ब्रीदिंग वॉलंटरीली। अगर वो वॉलंटरीली ये कर सकता है, और ये ब्रीदिंग के लिए अगर वो कुछ लोग अगर होल्ड ऑन भी करते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, फॉर शॉर्ट वाइल ऑफ टाइम के लिए होगा बस। बात समझ आ गई? वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रहा। हाँ, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, क्योंकि वॉलंटरीली जो कॉन्शियस की वजह से जो एक्शन हो रहा है वो यही कंट्रोल करेगा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बोथ के लिए एट मेजर लेवल। बात समझ आ गई है? यस सर, समझा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये तो आपके पास ये बुक तो में मुझे मिल। एग्जैक्ट आ गया। हाँ, अच्छा, इसके बाद हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स इम्पैक्ट द एयर वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। ये सरफेस एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ये भी हो सकता है, मैं इधर आपको मेंशन भी कर देता हूँ। राइट द प्रॉपर्टीज। सर ये एक सेकंड, ये इसका दोनों का जवाब एक ही है? क्या ये जो अभी लिख रहा हूँ? यस सर। हाँ हाँ, ये मिलता जुलता ही है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब ये दो पर्सपेक्टिव में पूछ सकते हैं, दो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड बातें हैं। ठीक है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेसेज। अब रेस्पिरेटरी सर्फेसेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यू नो कि उसके लिए मॉइस्ट होना ज़रूरी है, ब्लड वेसल्स का होना ज़रूरी है, थिन होना ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ें हमने ये बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी, वो बिल्कुल 3.4 पढ़े थे। हाँ, ये वो वाली पॉइंट है, ये 8 में वही चीज़ें आ रही हैं आपकी। ठीक है, इसमें आप ये पढ़ोगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी क्या है? एंड ये वाला ना सरफेस एरिया भी उसी में से एक चीज़ थी ना, याद है आपको कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो। तो यहाँ पे जो ऊपर 7 क्वेश्चन के अंदर है ना कि हाउ डज द सरफेस एरिया इम्पैक्ट द एयर वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू एल्वियोलाई। भाई जितनी ज़्यादा आपकी एल्वियोलाई होंगी उतना सरफेस एरिया बड़ा होगा। इसका क्वेश्चन एक और भी हो सकता है कि अगर वो सिंपल गुब्बारे की तरह क्यों नहीं होते, छोटी छोटी एल्वियोलाई क्यों होती हैं? बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो वो जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा गैसेस। जी हेलो, क्या बताया? क्योंकि यस सर, आपकी ना आवाज़ कट की थी, तो आपने इसका ऑल्टरनेट सवाल क्या बताया? बेटा ये पूछ सकते हैं ना आपसे कि द लंग्स आर आइदर सिंपलेस्ट बैलून, सॉरी कुड बी द सिंपलेस्ट बैलून इंस्टेड ऑफ द एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक होने की बजाय वो सिंपल एक मतलब गुब्बारे की तरह। आपकी आवाज़ कट जाती है, पता नहीं क्या ये कोई कर। हेलो यस सर है। बच्चे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। नूर मेरी आवाज़ स्मूथ है? अब आ रही है, अब आ रही है अब। ओके, मैं बेटा दोबारा बता देता हूँ। बच्चे मैं कह रहा हूँ कि जो आपका सरफेस एरिया होता है ना, देखो आपकी इनसाइड एयर जो वॉल्यूम बोला है, इसका ऑल्टरनेट वाला वो बताता हूँ ना, सुनो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो बलून वाला कोई बोल। हाँ, बैलून्स की क्या स्पेल होते हैं यार? एक तो ये हालात हैं। अच्छा, डबल एल है, हाँ ओके। बैलून यानी कि शेप्ड आपके लंग्स हो सकते हैं, यानी कि उसमें हम कहें कि एक सिंपल सा एक बड़ी सी सैक है बिल्कुल, विदाउट फर्दर सब डिविजन्स। ठीक है, और एल्वियोलर सिचुएशन भी हो सकती है ना, जो कि रियल में अल्लाह ने बनाई हुई है। अब एल्वियोलर सिचुएशन के अंदर आपके पास लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जबकि आपका जो बैलून की फॉर्मेशन है उसके अंदर सरफेस एरिया जो है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि वो कम होता है। वो सिंपल एक थैला सा होगा ना बैलून की फॉर्म में। बैलून शेप और एल्वियोलर सिचुएशन, हाँ ना, बैलून शेप में तो बेटे सिंपल एक बैग होगा यार। एल्वियोलर सिचुएशन के अंदर वो बैग फर्दर स्मॉलर डिविजन्स में डिवाइडेड होगा, छोटी छोटी सैक्स में। अच्छा, जैसे आपके लंग्स हैं नेचुरली स्मॉलर एल्वियोलर सैक वाली है ना पोजीशन हमारी। तो फिर से सवाल क्या बनता है? सवाल ये है कि why the lungs are in the alveolar situation, या why the lungs are not in the balloon like shape। तो रीज़न ये है ना, बिकॉज सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा ना। और सरफेस एरिया का ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, बैलून शेप्ड
में होंगे तो तब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, नहीं बेटा, एल्विलर सिचुएशन में होंगे तब भी सरफेस देखो ना एरिया। बैलून में क्या होता है, सिर्फ आउटर बाउंड्री होती है, जो भी एयर आएगी बस एक सिंपल सी आएगी और एब्जॉर्प्शन के लिए आपको वही सर मैं आउटर बताऊँ बाउंड्री। क्या, सर पहले आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7 बता देना, उसका आंसर बता दें, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं, क्योंकि फिर इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। ले, बैलून का पता है आपको क्या होते हैं बैलून? नहीं सर, हाउ डज द सरफेस एरिया, सर पहले मुझे मैकेनिज्म समझने की जरूरत है ना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस में सरफेस एरिया बढ़ रहा है, आप क्या हो रहा समझने है। की कोशिश तो करें बच्चा, क्यों नहीं आएगा समझ अच्छा, यार? हाउ डज द सरफेस हाउ एरिया डज द ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स इम्पैक्ट द एयर वॉल्यूम? एयर वॉल्यूम, ओके, अब अब्सॉर्प्शन इनटू प्लांट। अब ये तो प्रो कंसेप्ट है ना, उससे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ये बता रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ पड़ी है बैलून वाली, अच्छा कि एरिया की चेंज कहाँ पे आता है, पहले तो ये देखें ना। आप मुझे बताएं एक बेटा सिंपल सी बैलून शेप तो वो होता है कि आउटर बाउंड्री होती है, उसके अंदर फर्दर डिविजन्स होती हैं? कोई नहीं होती हैं बैलून में, नहीं, नहीं होती हैं। जबकि एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होता है, बाहर से भी बाउंड्री होती है और अंदर भी छोटी छोटी पैकेट्स होते हैं या सैक्स होती हैं। बाहर से भी बाउंड्री होती है, अंदर से भी छोटी छोटी साइड्स होती है एल्विलर सिचुएशन में। अच्छा, देखो बेटा तो इसकी अंदर, कोई तस्वीर है एल्विलर सिचुएशन हाँ ना यार क्या बात करते हो, ठहरो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। और बैलून सिचुएशन? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बैलून तो बैलून ही की तरह होगा, अब पता नहीं एल्विलर सिचुएशन में एक मिनट है जाए, मैं बताता हूँ। यस सर। अब यार देखो ना, आप इस स्टेट को देखो ज़रा, ये जो फिगर मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा सर, मैं देखती हूँ। इसको देखें ज़रा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये नज़र आ रही है आपको शेप? यस। आप मुझे बताएं ज़रा नूर के, आपने मेरे कर्सर को देखना ज़रा, ये यहाँ से होता हुआ ये जो अच्छा अच्छा पूरा ये लंग्स है, ये वाला लंग है ना एक साइड का। सर, अच्छा ओके यस। अब ये सिंपल अगर एक इसी तरह मतलब थैला सा हो हवा का, उसको बैलून कहेंगे सिंपल। यस तो उसकी सिर्फ आउटर बाउंड्री होगी, लेकिन अल्लाह ने क्या रखा हुआ है या नेचर ने, अगर आप देखें तो इसके अंदर में छोटी छोटी धारियां हैं, पाइप हैं, और फिर वो इवन इस तरह की छोटी छोटी थैलियों में चली जाती है, डिवीजन एल्वियोलाई बन जाती है। अब एल्वियोलाई में ज़्यादा वॉल्स आ जाती हैं, आप ज़रा देखें तो एक छोटी सी जगह पे दीवार सर्कुलर फॉर्मेशन में हो गई, फिर सर्कुलर हो गई, फिर सर्कुलर हो गई, अदरवाइज यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक एक सर्कल होता, यानी सरफेस। और बैलून वाली ये है नॉर्मल फॉर्म। बैलून वाली में सिर्फ आप आउटर बाउंड्री देखें, आउटर बाउंड्री में सिर्फ एक वॉल होगी जहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, लेकिन अगर उसकी हर जगह पे अंदर में छोटी छोटी थैलियाँ हों और वहाँ भी ब्लड वेसल्स हों, तो वो तो ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है, या ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा? जब ज्यादा ऐसे सर्कल होगा, हाँ ज़्यादा सर्कल होंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना। मैं आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठहरो। तो पर बैलून तो बड़ी फॉर्म है और ओए पगले एल्विलर फॉर्म तो बच्चा, छोटी है। बैलून लुक में बड़ी है, ओ मेरे अल्लाह जी। अच्छा ठहरो सबर, वो तो उसकी दोनों साइड होंगी ना, जो अंदर छोटी सैक्स वाला है तो उसकी आउटर बाउंड्री भी होगी बड़े वाली, और अंदर भी ज़्यादा एरिया होगा ना। सर वो तो जितना एरिया होता है इस पे और डिपेंड यार करता ये है ना देखो ना, सरफेस एरिया। ये एरिया है आपका लंग्स का, ये एक सिंपल बैलून शेप्ड है, सही है। दूसरी साइड पे आपका ये वाला एल्विलर फॉर्म तो उसके अंदर है ना, तो मतलब तो ज्यादा तो टेक्निकली बैलून फॉर्म का हुआ। नहीं नहीं नहीं, जो बैलून होगी तो उसकी अंदर वाली साइड एम्प्टी है ना, सारी वेकेंट एम्प्टी प्लेस है। बैलून में थोड़े ही हम फिर कह रहे हैं कि बैलून अंदर से खाली होता है ना यार, बैलून के अंदर कोई डिविजन होती है नेचुरली। से तो खाली होता है सर, मतलब आपका मतलब ये कि मतलब सर देखिए ना, बलून है, बलून की सिर्फ एक आउटर सरफेस है, हाँ तो यस, सिर्फ एक ही थिन ने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एल्विलर है, अगर उसकी सरफेस की बात करें, ये ना बात करें कि
कि कितना कितना ज़्यादा बड़ा वो है, कितना बलून छोटा है, या उस कंपैरिजन को अगर हम हाँ, डिडक्ट दोनों करके इक्वल अगर लेवल अगर की हम बात की सिर्फ ये जाए। बात करें, हाँ, हम्म। सिर्फ मतलब ये बात करने कि कितना ज़्यादा मोर डिफाइंड है, या उस सेंस में अगर सरफेस एरिया की बात करें कि मतलब अगर इसके अंदर देखा जाए तो उसमें एक ये लेयर भी है, अंदर की हाँ भी ना, लेयर है, यस मतलब यस जो यस इसकी यस, डिविजन है, एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली। उस सेंस में आप कहना चाह रहे हैं कि हाँ ना, सरफेस एरिया तो इसमें ज़्यादा है। सरफेस एरिया और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए प्लेस ज़्यादा अवेलेबल होगी ना। यहाँ पे देखें आप। वैसे सर इसमें स्पेस कम अवेलेबल होगी, ये देखिए इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। ओ बच्चा, पर चले नहीं है कोई नहीं, ऐसे ले लेते हैं, वो। परसीव अच्छा करने चलो की चलो, बात है मैं ना। एक और एग्जांपल दे दूँ, तो परसीव करने की बात नहीं है। मुझे ये बताएं, अगर आप एक पीस ऑफ मेटल लेते हैं और उसको किसी केमिकल ओके, रिएक्शन में डिप करते हैं, तो वो उसकी रिएक्शन की एक्टिविटी फास्ट होगी अगर उसको आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो। पाउडर फॉर्म में तो लेते हैं तो पाउडर फॉर्म में भी तो मतलब उतना ही पीस आपने पाउडर फॉर्म में लिया, तो एक्टिविटी क्यों फास्ट हुई? बिकॉज द मैक्सिमम जो है ना सरफेस इज गोइंग टू एक्सपोज टू द रिएक्टिव स्पीशी। तो अच्छा यहाँ सर पे इस सेंस में भी ले लेते हैं। सर हाँ, अगर इससे अगर मैं कॉन्ट्रेरी वे में बताऊँ ना, तो सर देखें, अब एक बलून है, सिर्फ एक सरफेस है, उस पे रिएक्ट करना इज लाइक मच मोर इजियर देन इतनी मतलब डिग्निफाइड स्ट्रक्चर मैं पे आपको बात बताऊँ वैसे, प्रॉपरली इंडल्ज यहाँ करना। पे मतलब ईजीएस्ट वे वो और थर्ड कॉन्ट्रेरी। डिफ़िकल्ट वे डिस्कस हाँ नहीं नहीं, हो वो रहा, मैं यहाँ पे नहीं ज़्यादा नहीं, और लेकिन कम सर, डिस्कस हो रहा है बेटा। हाँ नहीं, बट नहीं, वो बात सही है, बेशक 2 घंटे इसकी वजह लग से जाएं, ज्यादा। लेकिन आपके पास ज़्यादा जो एक्सचेंज पॉसिबल है ना, वो ज़्यादा सरफेस होगी तो तब ना। यार मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक धागा आपका नलकी के ऊपर लिपटा हुआ होता है सर्कुलर फॉर्म में, तो वो ज़्यादा रैपिंग हो सकती है ना यार छोटी जगह पे। यस। जब ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू सम अप अ लार्ज सरफेस एरिया ऑन अ सिंगल प्लेस। कह दो हाँ सही है। यस सर, सही है। सही ही है हाँ। इसके बाद बेटा, चलिए मैं सर आपके सेंस में उस चीज़ को समझ लूंगी ना, मतलब जो आपका पर्सपेक्टिव है। कभी कभार मतलब जरूरी तो नहीं है ना हर किसी का पर्सपेक्टिव मैच करे, मतलब मेरे जहन में कोई और चीज़ इंस्टॉल होगी, पर आपकी जब मैं सेकंड टाइम सुनूंगी तो मुझे शायद होपफुली बेटर बेटे आपको समझ आ समझ आ जाएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। जाए। यस सर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 7 को आप पढ़े ना, तो अब आपको क्लियर होगा कि हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स इम्पैक्ट। अब लंग्स का सरफेस एरिया कैसे इम्पैक्ट करता है टू द किसको जी, एयर वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्प्शन इन टू द ब्लड। वजह क्या है? एल्वियोलाई, विद रिस्पेक्ट टू एल्वियोलाई लिखा हुआ है। तो आप ये, बलून शेप नहीं बताई बोली वो बात। हाँ अगर बस यही बलून चीज़, शेप अगर बात होगी तो उसमें हम कहेंगे कि लेस हाँ एब्जॉर्प्शन लेस होगी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी, एयर यस इनटू ब्लड, यस क्योंकि लेस एग्जैक्टली, एक्सपोज्ड एरिया होगा। बिल्कुल, और क्या नाम है, एल्वियुलर में ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया होगा, मतलब ज़्यादा हाँ सरफेस एरिया है, यस इस वजह से ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। इसको एग्जैक्टली, इसी सेंस में एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल या इसी सेंस में, मतलब बिल्कुल यही चीज़ है कॉन्ट्रेरी बेटा, सेंस में? बिल्कुल यही चीज़ जो अभी आपने समझी है, आपने खुद ही तो बताई सर है। यही क्वेश्चन हो गया, बस इसके आगे हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एल्विलाई एंड बलून, मतलब वो इन जो कॉन्ट्रास्ट ये वाला जो है उसका ना, क्या ये वाला, करिए। ये मैंने जस्ट बताया आपको कि वो टर्मिनोलॉजी चेंज करके दो नहीं नहीं डिफरेंट सर, इसको स्टाइल से पूछ काटिएगा सकते नहीं, मतलब मैं ना हैं। अच्छा अच्छा, ब्रैकेट में ना वैसे लिख लूंगी इन कॉन्ट्रास्ट मतलब करके, यस, ताकि जब मैं सवाल का जवाब दूँ ना मैं तो इसको मैं यूँ इसको लिख इस देता हूँ सेंस ना, में भी एक्सप्लेन वर्सेस कर लिख दूँ। देता हूँ, वर्सेस एल्वियोलर सिचुएशन, सिंपल, आपको पता लग गया। यस ओके बच्चे, यस याद सर। रहेगा। अब यस सर। ओके 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 ओके, सर ठीक है वैसे बेटे। मुझे एक बार शायद मैं एक बार इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को एक बार और शायद आपका लेक्चर सुनूंगी, तो जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आई वो फिर शायद बिल्कुल मुझे हो ज़्यादा। जाएंगे बेटे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप पढ़ोगे बस। इसको आपने ये करना है कि जो चीज़ें आपकी हो गई हैं, समझ आ गई हैं, उसको मेमोराइज़ करो यार। चीज़ें इसलिए भी हमें से याद नहीं हो रही होती हैं बिकॉज कि हम उसको मेमोराइज सही नहीं कर पा रहे होते, वो चीज़ें कहीं ना हाँ कहीं सर, और कच्ची वो होती ये हैं। भी कि कोई बंदे को समझ भी नहीं आ रही थी यस, ना, मतलब मैंने ओवरऑल चैप्टर कर लिया, मुझे पता ही नहीं है कि सवाल किस सेंस में आएगा, क्यों आएगा, फिर लिखना क्या है, नहीं लिखना। मुझे पता था बच्चा, इसलिए क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपके लिए थोड़ी ईज़ हो जाए। अब डे 1 से सर हमारे मैं पास ना इस चैप्टर इन्हीं के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को ना, क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ये देखो आप, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए हैं आपके। और उसके बाद फर्दर बेटा हमारा ये केस भी हो गया है कि हमने इनको कैसे वो करना है, क्या कहते एक हैं। बार मैं एक बार फिर भी ये चैप्टर पढ़ लूंगी सर। अगर आप मुझे अभी यहीं तक क्लास होगी, या मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस बता देते हैं। बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस तो काफ़ी लेट नहीं हो जाएंगे, या आपको पता नहीं है नूर, अगर इशू आता है तो फिर हम सुबह ना कर लें। सर मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस याद भी करने होंगे ना।
यार तो लॉन्ग क्वेश्चन में मसला कहाँ पे, मुझे मसला बताओ। आज सारा दिन जो गुजर गया आपने नहीं देखा मसला, आज आपको बताना चाहिए था ना। सर नहीं मतलब मुझे ऐसा मसला नहीं है, एक बार अगर आप मुझे इसी सेंस में बता देना तो मुझे समझ आ जाएगा कि किस पर्सपेक्टिव में मैंने अटेम्प्ट करना है ना। बेटा आपके पास की बुक है? यस सर की बुक है। तो आप की बुक खोलें ज़रा, वहाँ पे हेडिंग्स होंगी बनी हुई। बेटा आप ऐसा करो ना, आसमा सर मैं ऑन ऑफ आपको करो इसको। बच्चों में दूँ या किस सेंस में? सर नहीं ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैं आपको की बुक से ना, एक सेकंड, अपने ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वाला खुलेगा। ब्रेकर ऑफ हुआ होगा इस रूम का, जाओ ब्रेकर को ऑन करो। वो ब्रेकर नीचे गिरा पड़ा है, उसको ऑन करो, ऊपर उठाओ। सर आवाज़ जी बेटा आप बताओ, वो ज़रा मेरे रूम की लाइट का इशू बन गया, ब्रेकर गिर गया था। सर ये ज़रा आप शॉर्ट क्वेश्चन वाली चीज़ खोलेगा। एक मिनट है जो आसमा बेटा आप यूँ उठा लो ना, इसको ऊपर कर लो। अच्छा सर जो पहला दूसरा है वो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ये जो नीचे गिरे हुए हैं इनको ऊपर कर लो। यस एक्सप्लेन द पार्ट्स एंड बंद फंक्शंस कर ऑफ दो। द कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सर इसमें भी अपर और लोअर की हेडिंग्स देखिए, फिर इनके जो सब फर्दर सब डिविजन है। सर मुझे वो तो मतलब मुझे ये एक्सप्लेन हुआ है, मुझे समझ भी आई हुई है, पर जैसा आप पॉइंट्स वगैरह बता देते हैं ना, उस सेंस में मुझे मेरे पास पॉइंट्स नहीं है ना, क्योंकि हमने जब ये पढ़ा था तो एज रीडिंग करा था, मतलब उसको मतलब हमने मतलब मैंने नोट्स भी मतलब उस तरह मतलब इस सेंस पे नहीं बनाया ना, जैसा आपने एंड पे जाके मुझे आपको याद होगा आपने मतलब ऐसे पॉइंट्स बता दिए थे, उस सेंस में याद आया होगा आपको फर्स्ट ईयर में हमने जो बायो की थी। यार बच्चा बात तो सही है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़रा की बुक खोलो ना, उसके ऊपर पॉइंट बने पड़े होंगे। अच्छा बट ये समझाया जो है कि सिंपल हीमोग्लोबिन आपका आके ऑक्सीजन के साथ मिलता है लंग्स के अंदर, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन लगी हुई है ना एचबी के साथ। यस तो ये किस जगह पे हो रहा है ये देखो ना ज़रा, ये आरबीसीज़ हैं, ये आपकी ऑक्सीजन है लंग्स में पड़ी हुई, और ये सेल आया है, इसके ऊपर ऑक्सीजन सवार हुई है। अब इसके अंदर देखें सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, मॉलिक्यूल छोटे छोटे। यहाँ पे ये वही ऑक्सीजन जो है इसने आके डिलीवर कर दी है। ये प्रोसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, बस दैट्स इट। तरतीब से बताना है आपने। अब इससे अगला स्टेप जो है वो है आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दो तरह से, तीन तरह के मेन रास्तों से होता है। सबसे पहले होता है कि इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, और डिजॉल्व्ड प्लाज्मा के थ्रू भी हो सकता है। तो जो आपके पास एज बाइकार्बोनेट है उसमें आपके पास पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है। वही कार्बोनिक एसिड जिस तरह HCl होता है, आयोनाइज होता है, वो H अपना रिलीज कर देता है और बाइकार्बोनेट बना लेता है। एक केस ये हो सकता है। आपका रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ जी ये हो रहा है रिकॉर्ड। तो इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कार्बोनिक एसिड के बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका कि वही जो कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव दिया था वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करे और ये हीमोग्लोबिन का H यानी कि एसिडिक हीमोग्लोबिन बन जाए और ऑक्सीजन रिलीज़ कर दे। एक तरीका तो ये हो रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे जो है ना, मैं आपको बताऊँ ओवरऑल तो ये दो प्रोसेस पड़े थे ना, एक पहले बाइकार्बोनेट वाला, ठीक है, और फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला। अभी जो ये चल रहा है सारा ये बाइकार्बोनेट वाला पहला प्रोसेस है, नज़र आ रहा है ये पहला नंबर 1, ये उसी की ही डिटेल्स आ रही हैं। और फिर आगे वाले में ये लिखा हुआ है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें आपके पास वो जो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी कि आप सिर्फ क्या लिख लो, वो ये वाली, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HB और आगे आप एरो बना के लिख लो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यार दोबारा आओ इस पे, ये जूम पर पेज पड़ा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर HBB। ये मुझे हाँ नजर ही नहीं आ रहा ना, एक तो ये मैं कहूँ आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, इधर ये वाला सवाल, एक तो ये छोटी स्क्रीन है। अच्छा ठीक है, ये देखिए ना ब्लड सेल्स। यार एक सेकंड, हाँ अब बताएं। ये देखो ना आपके पास दूसरा केस जब मैं बता रहा हूँ कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, ये वो बता रहा हूँ। तो ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं ये वाली चीज़ें, HB हीमोग्लोबिन उसके अंदर है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिंक हो कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही बनाएगा ना, ये दूसरा केस है। यस तो बाइकार्बोनेट वाला पहले डिटेल से हमने पढ़ा, अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ गया इसमें। अच्छा अब तीसरे वाला है कि डिजॉल्व्ड प्लाज्मा, ये दूसरा केस हो गया। तो डिजॉल्व्ड प्लाज्मा में भी हो रहा होता है ये वाला तरीका।
ओके, बात समझ आ गई है? यस, इसको इसी सेंस में हाँ, एक्सप्लेन करना है। करना थारोली आपने, मिस नहीं करना ठीक आपने, है, ठीक है? नहीं सर, बस डायग्राम्स में इतनी डिटेल नहीं वो बेटा मैं सुबह सर। बना लेना, एक बार बस बना लेना, वो आपको याद रह जाएंगी। सर नहीं, जैसा आपने एक बार बताया है ना, मतलब सर ये वाली तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, अभी आई फील लाइक मुझे ना इसकी थ्योरी थ्योरेटिकल थ्योरी पोर्शन फॉर्म पे को करो रहना बस, चाहिए। हाँ, बिल्कुल। थ्योरी को मैं बस रट लूँ, और अब यस, आखिरी एक सवाल रह गया लॉन्ग का, वो बता दें ताकि ये भी एंड हो वो ये वाला है ना, बीमारियों वाला। इसमें पॉइंट्स लिख लेने हैं, इस बीमारी के काज ठीक क्या है। हैं, ये पॉइंट बने पड़े हैं, सिम्टम कौन से हैं, ट्रीटमेंट क्या है। पहले बीमारी बस का इंट्रोडक्शन है, ये एक हो गई। इसी तरह दूसरी बीमारी जो नीचे लंग्स कैंसर लिखा हुआ है, उसका ये आपने कैंसर या ट्यूमर मैलिग्नेंट होता है, काज कौन सी है, सिम्टम कौन से हैं, ट्रीटमेंट कौन सा है, दैट्स इट। बस ये 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, और क्या है बस। सर पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस करने चाहिए? पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने चाहिए। अच्छा सर, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन चले, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं मैंने। मैं सबसे इम्पोर्टेंट तो सर मुझे लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला लग रहा है, फिर ये वाला लग फिर रहा है अपना गैशियस वाला। कार्बोक्सी हाँ वाला, हाँ, और और वो थर्ड वाला पे ये ऑक्सीजन बीमारियाँ। और ट्रांसपोर्ट, और थर्ड पे बीमारियाँ यस, आ गई। ऐसे ही। सर इन्हीं को ना, इसी को मतलब एक बार मैं पहले शॉर्ट करूँगी, लॉन्ग क्वेश्चंस करूँगी। मेरा दिल है उर्दू मैं अभी साइड पे कर दूँ, मतलब यार, चलो एक बंदा टेस्ट तो अच्छे से दे ना उर्दू, सुबह फिर किस बंदा चीज़ का कुछ टेस्ट है आपका? ड्रामे कर सकता। उर्दू प्लस बायो। तो पहले उर्दू को रहने दो ना, उर्दू तो हो ही जानी है आपकी, पहले बायो को निकालो कि ये मुश्किल है। उर्दू को नहीं ऐसा नहीं, बायो कीजिएगा, ही सर, आपने। नहीं मतलब मसला ये है ना कि उर्दू का मैं ऐसे करूँगी ना, अगर अगर मेरा ना क्या नाम है, तैयारी जल्दी होगी ना, मतलब मैंने आज रात को सोना नहीं है ना, हम्म। तो अगर मेरी पहले शुरू में तैयारी होगी ना, तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं 6 बजे चली जाऊँगी कॉलेज, और वैसे थोड़ी इम्पॉसिबिलिटी सी है 6:30 तक ही जा सकती हूँ, अभी मैं देखती हूँ ना क्या टाइमिंग है पेपर की। तो जल्दी जाके ना बंदा वहाँ पे ना बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हाँ, तो क्योंकि उनसे मिलके डिस्कस कर अक्सर लिया जाए। बच्चे एंड पे ही पढ़ रहे होते जी हैं। जी जी, ये उनसे अलग डिस्कस बात है, किया मैं जाए। अपनी फ्रेंड्स को ना बता दूंगी कि यार प्लीज़ जल्दी आ जाओ, क्योंकि 2 हम्म। ही गज़लें हैं, मतलब एक ही गज़ल है, एक ही नज़म है। अगर गज़ल और नज़म भी वो निकलवा देती है ना, हाँ जी तो पीछे मतलब मेरे पास कोई मतलब ग्रामर थोड़ी बहुत मैं समझ लूँगी, जी। थोड़ा बहुत और उनसे एक बात और ले बताऊँ लूँगी। आपको बच्चे, मेरे छोटे क्या? भतीजे का एडमिशन यूईटी में हो गया, लाहौर सही में, हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग अच्छा, एंड वाह! टेक्नोलॉजी लाहौर, जो आपकी इंजीनियरिंग की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी है आपको पाकिस्तान में। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू सो मच। बताने का पर्पज़ क्या है, आप भी पढ़ लो, मेरा नाम ना डबो दें कि यहाँ आपसे पढ़ के। अच्छा सर, हाँ पढ़ी हुई हाँ। बैठ के। बायो का ये चैप्टर तो चलो शुक्र है ये आसान, मतलब इस सेंस में मुझे थोड़ी परेशानी हुई भी थी, क्योंकि सर एज अ होल जब बंदा पढ़ रहा होता है ना, तब बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मतलब रात में मैं पढ़ रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं यार नूर, चैप्टर। आपसे ना आपके जो मसले हैं ना, वो वही पुराने हैं, कोई नया मसला नहीं है आपका सेकंड ईयर में। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आप ठीक कर लेंगे चीज़ें। सीधी सी बात है, आप वैसे रेगुलर नहीं मैं होती हैं ना चीज़ में, इस आप इतना मैं फ़िक्रमंद ना नहीं इसको करती। तो अपना बेटा, सर मैं सीधी ना सी बात है कि मैं चीज़ें बना बना के कब तक दूंगा, आप मुझे 1 घंटे में कहते हैं सर प्रोवाइड करें। सर मशीन नहीं होते यार, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप लोग करते हैं, तो ये आपके लिए सही भी है, आसानी। मैंने आपको 1 घंटे में थोड़ी ना मांगे, मैंने आपसे कल मांगा था। हाँ ना बच्चा, तो देखो कल मैंने घंटा 1.5 घंटा लगाया है उसको सर्च आउट जो किया है। अब हम क्या ही अच्छा था यार कि हम एक एक टॉपिक को पहले पढ़ते, अगर आप रेगुलर होते तो, और उन्हीं में से फिर नहीं चैप्टर एंड होता तो नहीं, मैं पढ़ा देता। ये मतलब चैप्टर थोड़ा, ये चैप्टर्स कुछ इस किस्म के ना, पहले 2 के इसमें मतलब आई फील लाइक मैं दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज पे ही अगर हम ज़्यादा पहले कर लिया करें, क्योंकि एंड पे मेरा यही होता है, मैं मुझे मतलब मैं पढ़ भी लूँ ना पूरा, तो मुझे मतलब उस सेंस में ग्रास्प नहीं आती, मतलब मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, मतलब क्वेश्चन की नोयत अगर ना समझा करने आपकी से जब मेरे तक पास आप पे से सर पे सुना नहीं था। टूट पड़ती ना मुसीबत, आप तब तक सीरियस नहीं होते, प्रॉब्लम ये है। सर ये भी है, पर सर अच्छी बात है ना, अब मंथलीज ही बंदा निकाल लेना, तो आई फील लाइक लेकिन नूर, काफ़ी आपका थोड़ा विज़न बहुत ब्रॉड होना है। चाहिए यार, मैं ये कह रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द मंथली टेस्ट्स। आपको बच्चे फोकस करना चाहिए अपना जो आपकी बाकी की चीज़ें। जी बेटे, क्या बात है, क्या चाहिए यार? वो उधर फ्रिज में चेक करो ना, मुझे नहीं पता है, फ्रिज में देखो उधर। अच्छा बेटा। ये सर अक्सर मैं ये कह रही थी बस, सर अगर मेरी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूंगी, बाकी इंशाल्लाह।